गुर बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस। गुर बीजाणु मात्र कोशिका से गुर बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया गुर बीजाणु जनन कहलाती है। मादा युग्मकोद वृद्धि, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। मादा युग्मकोद वृद्धि को क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का निर्माण किसी क्रियाशील गुर बीजाणु से होता है। भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है? एक क्रियाशील गुर बीजाणु से होता है। गुर बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश बनाता है। इसमें से 6 केंद्रक संयोजित होकर 6 कोशिकाएं बनाते हैं और शेष 2 ध्रुवीय केंद्रक संयोजित होकर एक केंद्रीय कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। और एक भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर बीजांड द्वारी सिरे पर एग उपकरण का निर्माण करती हैं। एग उपकरण को हम क्या बोलते हैं? एग आपरेटस भी कहते हैं। इस एग उपकरण में जो है 2 सहाय कोशिकाएं और एक अंड कोशिका होती है। उसके बाद शेष 3 कोशिकाएं निभागीय सिरे पर संयोजित होकर के एक एंटीपोडल कोशिकाएं बनाती हैं। तो जो कोशिकाएं निभागीय सिरे पर स्थित होती हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। यह भ्रूण कोश का डायग्राम है। इसके ऊपर की ओर जो है निभागीय सिरा होता है और नीचे की ओर जो है यहाँ पर जो है बीजांड द्वारी सिरा दिखाया। इसके निभागीय सिरे पर जो है 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। और इसके निभागीय सिरे पर जो है 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं और ये तीनों कोशिकाएं मिलकर के जो है अंड उपकरण का निर्माण करती है। इस अंड उपकरण में जो है 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक अंड कोशिका होती है। और इस अंड उपकरण के ऊपर जो है एक केंद्रीय कोशिका स्थित है। इसमें जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई स्थित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक भ्रूण कोश में जो है 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। यह एक परिपक्व भ्रूण कोश की जो है संरचना है। परागण को देखते हैं। किसको देखते हैं? परागण, जिसे हम पोलिनेशन कहते हैं। पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण। इसमें क्या होता है कि पराग कण जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जो है पहुंचते हैं और ये क्रिया जो है परागण होती है। परागण के प्रकार। परागण के प्रकार, यहाँ पर जो है हमने परागण के प्रकारों को दिखाने के लिए जो है एक रेखा डायग्राम बनाया। देखिए यहाँ पर आप इस रेखा डायग्राम को देख सकते हैं। परागण जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वयुग्मन, जिसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण होता है और तीसरा होता है परनिषेचन परागण। इसी को हम परपरागण भी कहते हैं। स्वयुग्मन परागण में एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। एक ही पुष्प होता है
और उसमें जो है पराग कोश से पराग जो है निकल करके उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं। तो ये परागण जो है स्वपरागण कहलाता है। देखिए कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें जो है स्वपरागण पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ उदाहरण के तौर पे हमने लिया है। एक देखिए वायोला का प्लांट है जिसे ये पांसी कहते हैं, और दूसरा आक्जेलिस है जिसे हम खट्टी बूटी कहते हैं, और तीसरा प्लांट जो है कोमेलीना का है जिसे हम कनकौआ कहते हैं। समझे? तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिसमें दो प्रकार के पुष्प खिलते हैं। कितने प्रकार के पुष्प खिलते हैं? दो प्रकार के पुष्प खिलते हैं। एक पुष्प होता है उन्मील परागणी पुष्प, ये सामान्य पुष्पों के ही तरह होते हैं। दूसरा पुष्प होता है अनुन्मील परागणी पुष्प, ये पुष्प जो होते हैं कभी खिलते नहीं या ये जो है अनवरत ही रहते हैं। अगला परागण का प्रकार है सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। मतलब एक ही पादप होता है और उसके एक पुष्प के परागकण निकल करके उसी पौधे के जो है दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं। तो इस परागण को हम जो है सजात पुष्पी परागण कहते हैं। वैसे ये प्राकृतिक रूप से जो है पर परागण होता है, क्योंकि इस परागण में जो है हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकार से ये जो है पर परागण का ही प्रकार है। तीसरे प्रकार का परागण है परनिषेचन, जिसे हम जो है पर परागण कहते हैं। इसमें क्या होता है, भिन्न पादपों के परागकोशों से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्रों तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग पादप होते हैं और एक ही जात के होते हैं। तो एक पादप से के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलते हैं और दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो है पहुंचते हैं। लेकिन ये दोनों पौधे जो है एक ही प्रजाति के होने चाहिए। तो इसी को जो है हम पर परागण या परनिषेचन कहते हैं। तो परागण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन। परागण के कारक, जिसे हम परागण के कर्मक के या अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। तो परागण के मुख्यतः जो है 2 कारक होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है एक फ्लो डायग्राम बनाया है। परागण के कितने कारक होते हैं? मुख्य रूप से परागण के जो है 2 कारक होते हैं। एक कारक होता है अजीवी कारक, दूसरा होता है जीवी कारक। अजीवी कारक जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, एक होता है वायु और दूसरा होता है जल। यदि परागण का कारक या माध्यम जो है जब वायु हो, अर्थात वायु के द्वारा जब परागण हो रहा है, तो उस परागण को हम क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। कौन सा परागण कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। तो जो भुट्टा होता है उसमें जो है वायु परागण ही होता है। इस भुट्टे को जो है हम कॉर्न कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्न कैप। इसी प्रकार दूसरा अजीवी कारक होता है जल। यदि परागण का कारक जो है जल है, अर्थात जल के द्वारा परागण हो रहा है, तो उसे हम जल परागण कहते हैं। कुछ पौधे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, वैलेस्नेरिया, हार्डिला और जोस्टेरा। इनमें जो है जल परागण पाया जाता है। कौन सा परागण पाया जाता है? जल परागण पाया जाता है। इसी प्रकार परागण का अगला कारक या कर्मक है जीवी कारक। जीवी कारक में जो है सभी प्राणियों को रखा गया है और ये प्राणी जो है कई प्रकार के होते हैं। पहला इसमें जो है प्राणी या जंतु होता है कीट। ये कीटों के द्वारा परागण हो रहा है तो उसे हम कीट परागण कहते हैं। और कौन कौन से कीट होते हैं जो परागण का कार्य करते हैं? इसमें बर, चींटियाँ और मधुमक्खियों के द्वारा जो है कीट परागण होता है। इसके अलावा जो है भंवरे भी होते हैं, उनके द्वारा भी कीट परागण होता है।
फिर अगला जो है प्राणी होता है पक्षी। पक्षी के द्वारा परागण हो रहा है तो उसे हम पक्षी परागण कहते हैं। और बहुत सारे पक्षी होते हैं जो परागण का काम करते हैं। तो शंख, खोरा और गुंजन चिड़िया ये जो होते हैं परागण का कार्य करते हैं। तो गुंजन चिड़िया जो होती है वो बिग्नोनिया के प्लांट में परागण का कार्य करती है। इसी प्रकार तीसरा जंतु जो होता है स्तनी होते हैं। तो स्तनियों में चमगादड़ और हाथियों के द्वारा भी परागण होता है। चमगादड़ के द्वारा जो है कदम के प्लांट में परागण होता है और हाथी के द्वारा जो है रेफलीसिया का जो प्लांट होता है उसमें जो है परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है? तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण वर्तिकाग्र पर पराग अव्यवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की जो घटनाएं घटित होती हैं उसी को जो है हम पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। वर्तिकाग्र पर जो है परागकण जो है स्थित होता है और उसके बाद उसका जो है क्या होता है अंकुरण होता है और वह जो है पराग नलिका का निर्माण करता है। और पराग नलिका क्या होती है जा कर के वो बीजांड में प्रवेश करती है। तो यहाँ तक कि जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन सभी घटनाओं को जो है हम पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। अगला है बैगिंग। बैगिंग क्या होती है? जिसे हम हिंदी में बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरा वस्त्रावरण। तो वर्तिकाग्र पर जो है अवांछित परागकण ना पहुंच पाए इसलिए हम वर्तिकाग्र को जो है एक उपयुक्त आकार की थैली से ढक देते हैं। इसी को हम जो है बैंगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंगिंग या बोरा वस्त्रीवरण। वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाने के लिए इसे उपयुक्त आकार की थैली से ढकने की प्रक्रिया बैगिंग कहलाती है। अगला जो है भ्रूण कोश क्या होता है? इंडोस्पर्म क्या होता है? कि इंडोस्पर्म तो भ्रूण कोश में त्रिसमेकन के फलस्वरूप त्रिगुणित केंद्रक बनता है। भ्रूण कोश में क्या होता है? त्रिसमेकन होता है जिसके फलस्वरूप त्रिगुणित केंद्रक बनता है। त्रिगुणित केंद्रक कैसे निर्मित होता है? दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई और एक नर युग्मक मिल करके जो है त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। और यही त्रिगुणित केंद्रक जो होता है परिवर्धित होकर एक पोषक संरचना का निर्माण करता है। कौन सी संरचना का निर्माण करता है? पोषक संरचना का निर्माण। और यही पोषक संरचना भ्रूणपोष कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूणपोष कहलाती है। और भ्रूणपोष जो होते हैं निम्न प्रकार के होता है। एक होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो नारियल का जो पानी होता है वह केंद्रकीय भ्रूणपोष के द्वारा विकसित होता है। और जो नारियल का सफ़ेद गूदा होता है जिसे हम गिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरी बोलते हैं। और इसका विकास जो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष से होता है। अगला है भ्रूण। ये भ्रूण क्या होता है? जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का जो विकास होता है यह जाइगोट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? युग्मनज से। युग्मनज से जो है एम्ब्रियो का विकास बीजांड द्वारी सिरे पर होता है। कहाँ पर होता है? बीजांड द्वारी सिरे पर होता है। और इसका जिस समय विकास होता है भ्रूण का यह गोलाकार या हृदयाकार में जो है गोलाकार या हृदयाकार में वृद्धि करता है। भ्रूण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक बीजपत्री भ्रूण और दूसरा होता है द्विबीजपत्री भ्रूण। एक बीजपत्री भ्रूण में एक ही बीज पात्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण में कितने बीज पत्र पाए जाते हैं?
एक बीजपत्र पाया जाता है और इस बीजपत्र का क्या नाम होता है? स्कूटेलम। द्विबीजपत्री भ्रूण में कितने होते हैं? द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 भाग होते हैं, एक भ्रूणीय अच्छे होता है और एक होता है, और इसमें जो है 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 बीजपत्र। तो बीजपत्रों की पाए जाने की संख्या के आधार पर हम पौधों को 2 श्रेणियों में बांट देते हैं। एक जो होता है, यदि एक बीजपत्री भ्रूण में यदि एक बीजपत्र पाया जाता है तो उसे एक बीजपत्री पौधे कहते हैं, और यदि किसी भ्रूण में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं तो ऐसे पौधों को हम 2 बीजपत्री पौधे कहते हैं। अगला है फ्रूट। क्या है? फ्रूट। फल जो होता है इसका विकास जो होता है एक परिपक्व अंडाशय से होता है। परिपक्व जब अंडाशय जो है क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, तो उससे जो है फल का विकास होता है। फल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक फल और दूसरा होता है आभासी फल। वास्तविक फल और आभासी फल। वास्तविक फल को हम यथार्थ फल या सत्य फल भी कहते हैं, और इन फलों का विकास जो होता है किससे होता है? अंडाशय से होता है। वास्तविक फलों का या सत्य फलों का विकास जो होता है वह अंडाशय से होता है। दूसरे प्रकार का फल होता है आभासी फल या मिथ्या फल, या इसी को हम असत्य फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इस फल का विकास जो है अंडाशय को छोड़ करके पुष्प के किसी अन्य भाग से हो सकता है, जैसे पुष्पासन से। ये फल का विकास कहाँ से हो रहा है? जो है पुष्पासन से हो रहा है, या किसी और भाग से होता है अंडाशय को छोड़कर। तो ऐसे फलों को जो है हम असत्य फल कहते हैं या आभासी फल कहते हैं। तो इसके उदाहरण जो है सेब है, ये भी आपका जो है असत्य फल है। स्ट्रॉबेरी असत्य फल जिसे हम रसभरी कहते हैं, और तीसरा है अखरोट, ये जो है असत्य फल होते हैं। अब जो है हम जनन की कुछ विशेष विधियों के बारे में देखेंगे। मतलब पौधों में जो है जनन की कुछ विशेष विधियां हैं, और ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है। असंग जनन। क्या है? असंग जनन। बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को असंग जनन कहते हैं। यदि पौधों में बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करने की प्रक्रिया, बगैर निषेचन के ही बीज यदि उत्पन्न कर दिए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। असंग जनन जो होता है एस्ट्रेसिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एस्ट्रेसिया नामक पौधों में पाया जाता है। अगली जनन की विधि है बहुभ्रूणता, जिसे हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। यदि एक ही बीज में अनेक भ्रूण पाए जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। बहुभ्रूणता का उदाहरण होता है संतरे का बीज। संतरे के बीज, एक बीज में जो है अनेक भ्रूण पाए जाते हैं। अगला जनन की विशेष विधि है अनिषेक फलन। क्या है? अनिषेक फलन। पौधों में यदि बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। पौधों में बिना निषेचन के फल उत्पन्न करने की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहते हैं, और ये फल जो होते हैं उन्हें अनिषेक जनित फल कहते हैं। अनिषेक फलन के फलस्वरूप जो फल बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनिषेक जनित फल कहते हैं। ये फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? अनिषेक जनित फल जो है बीज रहित होते हैं। इसका उदाहरण है केला। क्या है? केला जो होता है एक आपका जो है अनिषेक जनित फल होता है। केले में देखिए आपके जो है बीज नहीं पाए जाते हैं। आई होप you like this video. Please subscribe my channel.